हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। हम लोग साइंस के नोट्स के बारे में मेरे भाई बात करेंगे और यहाँ पे मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस के नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि ये सारा का सारा जो भी है कॉन्सेप्ट वो कीवर्ड बेस्ड है, मतलब याद करने का एक कीवर्ड शॉर्ट तरीका जो लास्ट रिवीजन का तरीका होता है। ठीक है, तो रिवाइज का तरीका आप अगर क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हो सकता है नोट्स आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग पहले नंबर मेरे भाई चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर आपका है पृथ्वी और आकाश। देखो, पृथ्वी और आकाश में आपको पहले नंबर पे हमेशा याद रखना है, इसमें हमें सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है याद रखिएगा। सौरमंडल 8 ग्रहों का एक समूह है। ग्रहों के समूह को हम क्या बोलेंगे? सौरमंडल, जिसका मुखिया जो है वो सूर्य है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। सिंपल सी बात हो गई, इतनी सी बात कि सौरमंडल क्या है। आप बोलोगे सौरमंडल जो है वो 8 ग्रहों का एक समूह है जिसे हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। सूर्य इसका मुखिया होता है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, आगे अगर मेरे भाई बात करते हैं सूर्य की, तो याद रखिएगा सूर्य क्या है। सूर्य मेरे भाई, सूर्य का व्यास जो है वो 13,93,000 किलोमीटर है। व्यास कितना है? 13,93,000 किलोमीटर। पृथ्वी से देखा जाए तो ये 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य जो है वो 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से ये लगभग भैया 15 करोड़ किलोमीटर बोला जाता है। यहाँ पे 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पे स्थित है। साथ ही साथ बात करें कि इसके तल का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। आप देखते होगे सूर्य में कहीं कहीं कभी कभी आप जब ध्यान से देखते हो तो आपको वहाँ पे काले डार्क सर्कल्स टाइप के, जैसे हम लोगों की आंखों के नीचे होते हैं, ऐसे सूर्य में कहीं कहीं धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो वो धब्बे उन्हीं प्लेसेस पे होते हैं, उन स्थानों पे होते हैं जहाँ का तापमान, जहाँ का भैया आपको याद रखना है कि तापमान जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई? बोलेंगे हाँ। आगे सुनिएगा, प्रकाश की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कुल 8 मिनट का समय लगता है। ये वह प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अति लघुत्तरी में या एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, सारी की सारी बातें हम लोग वही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य पर काले धब्बे जो हैं वो क्या है। आप बोलोगे जहाँ का तापमान, सूर्य में जिस स्थान का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वहाँ पर हमें जो गर्म क्षेत्र है, मतलब गर्म क्षेत्र है लेकिन उनको बाकी की तुलना में ठंडे क्षेत्र बोला जाएगा। क्योंकि भाई हर जगह तो 6000 डिग्री सेल्सियस है और 6000 डिग्री सेल्सियस के सामने अगर देखा जाए 1500 डिग्री सेल्सियस वाला, तो ये इससे तो ठंडा ही हुआ थोड़ा सा। तो ये ठंडा है, इसलिए भैया ठंडे क्षेत्र है, इसी वजह से काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? अब भैया दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, हमसे पूछा जा सकता है सौरमंडल का जो क्रम है वो क्या है। देखिएगा, हमसे बात किया जा सकता है सौरमंडल के क्रम के बारे में। याद रखिएगा सौरमंडल का जो क्रम है ग्रहों का, सबसे पहले सूर्य है। सूर्य के जस्ट बाद वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद शुक्र होता है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण है। ठीक है, याद रखेंगे भैया। अगर बात करें बुध की, तो याद रखना बुध में क्या पूछा जाता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ये बात याद रखो। और 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। आगे देखिएगा, अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? ये भी शुक्र को कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे मेरे भाई। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। आगे पढ़िएगा भैया, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का व्यास कितना होता है? आप बोलोगे 12,756 12,756 किलोमीटर का होता है। साथ ही साथ बात की जाए इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जिसकी ऑक्सीजन की प्रचुरता की वजह से ही व्यक्ति सांस ले पाता है और यहाँ पे जीवन संभव है। इसी कारण से भैया यहाँ पे क्या होता है? बोलोगे इसी कारण से यहाँ पे जीवन जो है वो संभव है। ठीक है, अगला देखा जाए 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। आपको पता है पूरा एक साल का सिस्टम है। और चंद्रमा इसकी परिक्रमा करता है तो वो हमारे 24 घंटे का दिन रात होने पे सेंस में आता है। ठीक है, और ये हमारा पूरा एक वर्ष होने का बात होती है। अगर हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह की बात, तो मंगल मेरे भाई रंग इसका गुलाबी होता है, बंजर भूमि होती है, जिसकी वजह से ये लाल होता है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुलाबी होता है लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आगे सुनना, अगर बात करें मंगल, तो मंगल के ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? नाम है उसका निक्स ओलंपिया, जो हमारे भारत का मेरे भाई सबसे ऊंचा, नेपाल में जो पाया जाता है, नेपाल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है मेरे भाई उसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट का 3 गुना है वो। एवरेस्ट का 3 गुना, मतलब एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा पर्वत है। कौन सा? मंगल ग्रह पे जो स्थित है निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह की अगर मेरे भाई बात करते हो तो याद रखना इसके 2 उपग्रह भी होते हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं भैया। एक का नाम डीमोस, एक का फेबोस।
ठीक है, एक का नाम डीमोस और एक का फेबोस। ये दोनों पूरे के पूरे सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह होते हैं मंगल ग्रह के। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। भैया अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, बृहस्पति मेरे भाई पूरे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है ग्रह। ठीक है, और याद रखना कि सबसे बड़ा ये है तो सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा भैया बुध था। और सबसे पास में सूर्य के कौन था? वो भी बुध ही था। पहला ही ग्रह होता है जो सूर्य के सबसे पास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें सर्वाधिक उपग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह पे है पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना कि बृहस्पति पे है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही साथ याद रखना गैनीमेड पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये सिर्फ बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, ये पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। बात याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं शनि की, शनि को याद रखना दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सबसे बड़ा हो गया? पहला सबसे बड़ा मेरे भाई जो है वो बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा शनि हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जाए बुध हो जाएगा। बुध परिक्रमा 88 दिन में करता है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद भाई आप लेके बैठना अपनी किताब, अपनी इजी नोट्स, अपनी सीरीज, पवन राजन जो भी आप पढ़ते हैं, इसके बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको ना समझ में आए। भाई सारी की सारी चीज़ें मैंने कैप्चर्ड कर रखी हैं इसमें। ठीक है, हर तरीके के कॉन्सेप्ट हैं इसमें। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए शनि तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन। लेकिन याद रखिएगा ये पूरे सौरमंडल की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बात कर रहा है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। यानी ये हमारा जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ना कि पूरे सौरमंडल का। पूरे के पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाता है तो गैनीमेड है। और गैनीमेड मेरे भाई किसका है? बृहस्पति का है। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो याद रखिएगा डीमोस और फेबोस हैं जो किसके हैं? मंगल के हैं। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया समझ में आ गई। शनि में देखिएगा कि शनि के बाहर छल्लेदार संरचना दिखाई पड़ती है जिसको हम बोलते हैं वलय संरचना। क्या दिखाई पड़ती है भैया? वलय नहीं है, ये वाह है। ठीक है भैया, वाह है। वलय संरचना या वलयाकार संरचना दिखाई पड़ती है जिससे हमको देखने में ऐसी करके एक संरचना होती है, ऐसे करके छल्ले जैसे। और भैया ये संरचना किस में होती है? आप बोलोगे ये तो आकाश गंगा की तरह संरचना हो गई। इसीलिए अगर बोला जाए कि कौन सा ग्रह है जो देखने में आकाश गंगा के समान दिखता है या आकाश गंगा सदृश बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आकाश गंगा सदृश उपग्रह। तो याद रखिएगा आकाश गंगा सदृश उपग्रह भी मेरे भाई शनि हो जाएगा। अगर सॉरी आकाश गंगा सदृश ग्रह शनि हो जाएगा, मैंने शायद उपग्रह बोल दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई भैया। ये बात भी याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि प्लूटो जो है मेरे भाई सॉरी प्लेटो जो है, प्लेटो मेरे भाई जो है प्लेटो को बाहर कर दिया गया था। आपको पता है कि प्लेटो पहले 9 ग्रह थे, 9 ग्रह में प्लेटो को 2006 में बाहर कर दिया जाता है क्योंकि ये कक्षा के बाहर निकल जाता है अपना चक्कर पूर्ण करने में। ठीक है, ये परिक्रमा करता करता कक्षा के बाहर चला जाता था, तो इसलिए इसके अनियमित कक्षा में गति करता था। जब ये अनियमित कक्षा में गति करेगा तो सौरमंडल के बाहर हो जाएगा, सौरमंडल के ग्रुप में नहीं रहेगा, इसलिए इसे बाहर कर दिया गया। याद रखिएगा ये कब बाहर किया गया? 2006 में आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा ग्रह की श्रेणी से प्लेटो को कब हटाया गया, कब निकाला गया? 2006 में। ठीक है, बढ़िया तरीके बात समझ में आ रही? हाँ या ना? वीडियो को लाइक कर दो अभी तुरंत, भूल जाओगे बाद में, तुरंत लाइक कर दो। कमेंट भी जरूर करना, कमेंट तो मुझे हर इंसान की चाहिए भाई, जितने व्यूज उतनी कमेंट। ठीक है ना, मैं सबको एक एक पर्सनल रिप्लाई दूंगा, पर कमेंट सब लोग करना। आगे देखिएगा, बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह की अगर बात करोगे तो आकाशीय पिंड, जो भी आकाशीय पिंड हैं वो सारे के सारे ग्रह हैं। और ग्रह कौन से हैं? जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, याद रखिएगा। सॉरी उपग्रह बता रहा हूँ आप, उपग्रह ये होते हैं जो आकाशीय पिंड हैं जो ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं, ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा लगाने वाला ये ग्रह है, और ये ग्रह की परिक्रमा लगाने वाला ये उपग्रह है। तो याद रखिएगा जो उपग्रह है वो ग्रह की भी परिक्रमा लगाएगा और उपग्रह सूर्य की भी परिक्रमा लगाएगा, क्योंकि ये इसकी तो लगा ही रहा है और ये इसकी लगा रहा है, तो भैया ये धीरे धीरे इसके साथ भी तो चलेगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि उपग्रह कौन से आकाशीय पिंड है? वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। और याद रखिएगा उपग्रह जो होते हैं इनका अपना खुद का प्रकाश नहीं है मेरे भाई। जो चंद्रमा है अपना उसका खुद का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश किससे लेता है, किससे प्रकाशित होता है? सूर्य से। ग्रहों का भी अपना खुद का प्रकाश नहीं, वो भी भैया सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य जो है हमारा दीप्त है, ये सारे अदीप्त हैं। ये बातें आपको छोटी छोटी हैं जो पता होंगी। चलिएगा, यहाँ पे देखिए उपग्रह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लोग ऐसे हैं, जैसे एक बुध हो गया, एक शुक्र हो गया। इनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसका उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर बोला जाए सबसे छोटा उपग्रह, मैं आपको बता चुका हूँ डीमोस और फेबोस किसके हैं भैया? मंगल के हो गए। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा उपग्रह, तो आप बोलोगे भैया ये गैनीमेड हो गया, किसका? बृहस्पति का हो जाएगा। किसका? बृहस्पति का। भैया
भैया फिर शनि का अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो ये टाइटन हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें लिखे हुए हैं उपग्रह से संबंधित, और यही भैया पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अगले नंबर पे आ जाओ। अगले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है भैया पुच्छल तारा क्या होता है। आप देखिएगा, मैंने कहा यहाँ पे भैया कुछ धूल है और कुछ यहाँ पे बर्फ है। ठीक है, हमने कहा ये धूल और बर्फ के कुछ पिंड बन गए, ये कुछ पिंड बन गए। हमने कहा ये धूल और बर्फ से मिलके बने हैं। ठीक है, आप बोलेंगे भैया ये जो बर्फ के पिंड हैं ये अंधेरे क्षेत्रों में है तब तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा जैसे ये सन था, ये सूर्य है, ठीक है, जब ये सूर्य के पास से ऐसे गुजरे, यहाँ से ये गुजरे, तो भैया बताओ सूर्य की गर्मी से ये पिघलेंगे कि नहीं पिघलेंगे? बोलोगे भैया बिल्कुल पिघलेंगे, अभी तो ये ठोस हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य के पास से निकलेंगे ये पिघलेंगे, लिक्विड बनेंगे, द्रव अवस्था इनकी बनेगी। फिर क्या हमें भैया जो द्रव अवस्था इतनी तेज चलेंगे तो ये अपने पीछे ऐसे पिघलता हुआ ऐसे छोड़ते हुए कुछ जाएंगे वाटर टाइप का, और वो सूर्य की रोशनी से चमकेगा, तो ये हमें ऐसा लगेगा कि पीछे इनकी जो है वो पूंछ है। भैया क्या है? पूंछ है, तो हम इन्हीं को पुच्छल तारा कहेंगे। आप डेफिनेशन एक बार देख लेना और की पॉइंट से समझ लेना। भैया आकाशीय धूल और उसके हिम के कण होते हैं, हिमानी है मेरे भाई, हिमानी का मतलब बर्फ ही होता है। ठीक है, तो ये धूल और हिम के जो हैं पिंड होते हैं, ये जब सूर्य के पास, पहले तो ये कोई सूर्य से दूर स्थित होते हैं अंधेरे क्षेत्रों में, क्योंकि भैया पास में रहेंगे तो गलेंगे, पिघलेंगे, टूटेंगे, फटेंगे। ठीक है, तो ये दूर रहते हैं, अंधेरे क्षेत्रों में स्थिर बने रहते हैं। लेकिन जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं, सूर्य के समीप से गुजरते हैं, तो गैस और बर्फ का फुहार निकलता है। इनके अंदर से गैस और बर्फ जो है वो पिघल के इनसे कैसी होती है भैया? दूर होती है, फुहारे की तरह पीछे। और वही जब भैया हमें निकलता हुआ सूर्य के पास से कोई निकलेगा तो सूर्य की रोशनी से अगर गैस या फुहार होगा वो जलता हुआ महसूस होगा, तो हमें क्या महसूस होगा कि इनके पीछे लंबी समान पूंछ जैसी एक संरचना दिखाई पड़ेगी। इसी पूंछ की वजह से हम इन्हें पुच्छल तारा बोलते हैं, या फिर इन्हें हम धूमकेतु बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से एक बार बता देना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुच्छल तारा और धूम तारा जो है, धूमकेतु किसे बोला जाता है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गई। धूल के कण होंगे या बर्फ के कण होंगे या गैसों के कण होंगे, ये सब मिलकर के एक पिंड बनाएंगे। पिंड सूर्य के पास, सूर्य से दूर पहले तो ये रहते हैं अंधेरे क्षेत्रों में, जब ये पास से निकलेगा तो वो सारी चीजें इसके पीछे से एक फुहार जैसा निकलेगा, और वो जब सूर्य के समीप से निकलेगा तो वो हमें जलता जैसा महसूस होगा, उसमें एक उत्पन्न दीप्तमान महसूस होगा। ठीक है, जलता हुआ प्रकाशवान। तो जब वो प्रकाशित होगा तो हमें एक पूंछ जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी, इसी वजह से इन तारों को पुच्छल तारा बोला जाएगा। बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे बोला जाए भैया अवांतर ग्रह क्या होते हैं? इनको बोलते हैं भाई एस्टेरॉइड। ठीक है, ये एस्टेरॉइड होते हैं। अब ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, समझिएगा। एस्टेरॉइड होते हैं मेरे भाई ग्रहों का जब विस्फोट होता है तो उनसे टूट के कुछ टुकड़े बच जाते हैं। ग्रह थे बड़े बड़े से, अब ये बड़े से ग्रह में एक विस्फोट हुआ और ये छोटा सा एक टुकड़ा जो है ये ऐसे भटकने लगा कहीं छूट के, तो ये भैया एस्टेरॉइड बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे समझ में आ गई भैया, यानी ग्रहों के विस्फोट से टूटे हुए टुकड़ों को ही अवांतर ग्रह एस्टेरॉइड कहा जाता है। और मंगल और बृहस्पति के मध्य में ही हजारों छोटे छोटे लघु अवांतर पाए जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड या अवांतर ग्रह किनके मध्य पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, जब जिस दिन पेपर होगा आपसे फिर मैं उस दिन देखिएगा क्लास मिलवाऊंगा कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, ग्रह और बृहस्पति के मध्य सबसे अधिक हजारों की मात्रा में जो है छोटे लघु अवांतर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे उल्का और उल्काज्म की। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे भैया अंतरिक्ष में छोटे छोटे कई सारे गैस के जो पिंड घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कई सारे पिंड यहाँ पे मान लो गैस के घूम रहे थे, गैस के हैं, धूल के हैं, ये सारे पिंड घूम रहे हैं। अब ये क्या होगा कि ये पृथ्वी के पास जब आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल से गुजरेंगे, सॉरी वायुमंडल से गुजरेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहा हूँ, वायुमंडल से गुजरेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कोई इंसान ऐसे वायुमंडल में बहुत तेजी से गुजरा, बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में, तो इनके बीच में और वायु के बीच में, वायुमंडल के बीच में और इनके बीच में एक बल लगेगा जिसे बोलते हैं रगड़ बल यानी घर्षण बल। रगड़ेंगे आपस में एक दूसरे की तरफ आके, खूब तेज कोई चल रहा है, ठीक है, तो हवा उसको काटेगी कि नहीं काटेगी? बोलोगे भैया बिल्कुल काटेगी। अब क्या होगा, वायुमंडल के बीच इनमें घर्षण बल उत्पन्न होगा जिसकी वजह से इनमें लग जाएगी आग। क्या लग जाएगी भैया? आग लग जाएगी। अब आग लगने के बाद क्या होगा, ये जो पिंड होंगे इनमें आग लग गई और ये वायुमंडल में थे, तो इनमें से कुछ पिंड तो ऐसे हैं छोटे छोटे होंगे बेचारे, ऐसे यहीं पे जल गए, ये सब वायुमंडल में ही मर गए जल के। ठीक है, तो जो जल के मर गए वायुमंडल में उनको हम बोलेंगे उल्का, उनको बोलेंगे उल्का। और कुछ बचे हुए भैया कभी कभी आके पृथ्वी पे गिर पड़ेंगे, आके ये आगे थोड़े बच के टुकड़े उकड़े पृथ्वी पे आके गिर पड़े, इनको बोलेंगे उल्कास्म।
दोनों बातें समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया। अंतरिक्ष में घूमने वाले धूल के और गैस के जो पिंड हैं, ये जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण इनमें क्या लग जाता है, जलने लगेंगे या आग लग जाती है, जिनसे कुछ तो राख हो जाते हैं। जो राख हो जाएंगे उन्हें उल्कास में बोलेंगे, और कुछ पिंड जो है वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाते, उनका कुछ हिस्सा जमीन पर भी आके गिर जाता है, तो जो हिस्सा उनका जमीन पर आके गिरेगा उसे उल्कास में बोलेंगे। दोनों बातें एकदम क्लियर है? बढ़िया तरीके से जल्दी हाँ या ना बोलोगे, पूरी बात समझ में आ गई? बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गई। आगे बताओ अगला। मैंने कहा आप देखो नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं। भैया तारा जो होते हैं, तारों का ऐसे कुछ कुछ समूह तुम्हें दिखाई पड़ता होगा। जब आसमान में देखते हो तो देखते हो एक जगह कहो ऐसे तारे हो जाए एकदम, कुछ ये कुछ ऐसे हो जाएंगे कि तुम्हें इस तरीके से कहो दिखाई पड़ जाए एक जगह, तो एक जगह कुछ कुछ ग्रुप तुम्हें दिखाई पड़ेंगे तारों के, तो इन्हीं को हम लोग नक्षत्र के नाम से जानते हैं। तो तारों के समूह मंडल हैं जिनको हम नक्षत्र जानते हैं, ठीक है, इनके नाम से समझिएगा। आगे इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल सिंपल है। नक्षत्र की संख्या 27 होती है, लेकिन इन्हीं नक्षत्र से जब नक्षत्र मंडल बनते हैं जिनको हम बोलते हैं राशियाँ, तो राशियों की संख्या मेरे भाई याद रखना 12 होती है। ये आपसे पूछा जाता है, अलग अलग दो बातें हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, आकाश में जब हम तारों के समूह देखते हैं तो कभी कभी हम उनमें आकृति भी देख लेते हैं। मैंने कहा भाई एक तारा ऐसा है, फिर एक तारा ऐसा हुआ, फिर मैंने कहा ऐसा, मान लो एक तरीके से ये तारे थे और इनको देखा तो हमें ऐसा लगा यार मछली बनी है। क्या बनी है? मछली बनी है। तो भैया ये मछली हो गया। इसी तरीके बहुत सारे चित्र बन सकते हैं। मछली बनता है, कभी बिच्छू बनता है, कभी सांड बनता है, कभी जो है क्या बोलते हैं उसको, तुला बनता है। ये नहीं आपने राशियाँ देखी होंगी, मेष बनता है। तो ये राशियाँ सारी इन्हीं से बनती हैं, ठीक है। मछली की आकृति जब दिखाई पड़ती है, और चंद्रमा मेरे भाई क्या होता है कि 14-14 दिन लगभग इन सबसे गुजरता है, 14-14 दिन होकर के। तो 14 दिन में मेरे भाई हर राशि बदलती रहती है, तुम्हें पता होगा। तो जब चंद्रमा इनमें से किसी भी नक्षत्र मंडल से गुजरता होता है, उस समय बोलते हैं कि अगर आपकी मेष राशि है, आपका नाम ए से है तो आपकी मेष राशि है। और उस समय हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह पेपर में अपनी राशि चेक कर लेते हैं ना। तो वो सब पूरा कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये साइंस वाला ही, ध्यान रखिएगा। सब कुछ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कुछ साइंस वाली एस्ट्रोलॉजी भी है, ठीक है। साइंस की ही भाई एस्ट्रोलॉजी भी एक शाखा ही है जिसमें हम लोग इन खगोल विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है। साइंस का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा। पर वो जो बाबा बताते हैं वो वाला अलग है, ठीक है। ये एक साइंटिफिक रीजन भी है इसका। चलो आगे देख लेते हैं मेरे भाई। इनकी संख्या 12 है और इनको तारा समूह होते हैं, ये तुम्हें सब पता ही भाई। इनको हम लोग राशियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राशियाँ बोलते हैं। चलो आगे देख लेना भैया। पूछा जाए कि आकाश गंगा किसे बोलते हैं, यानी गैलेक्सी। बोलोगे भैया गैलेक्सी बताना, या मंदाकिनी जिसे बोलते हैं, ये सेम बातें ही हैं। मंदाकिनी बोला जाए, आकाश गंगा बोला जाए, इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। पूछा जाए तो याद रखना, ब्रह्मांड में अरबों तारों के जो समूह होते हैं, मतलब एक दो तारे नहीं, अरबों तारों के जो पूरा समूह है, ये इन्हीं को हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। और इन्हीं आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा हमारी है। अब जरा आप बताना कि हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है या नहीं, दुग्ध मेखला है या नहीं। और भैया बताना जरा, दुग्ध मेखला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है यार, छोड़ो, सस्ता पूछ दिया तुमसे, थोड़ा कठिन पूछूंगा आपकी बार, रुक जाओ। पूछा जाए ध्रुव तारा क्या होता है? क्या पूछा जाए? ध्रुव तारा क्या होता है? आप बोलोगे भैया हमें पता, उत्तर की दिशा में एक ऐसा तारा होता है जो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। उत्तर की दिशा में एक ऐसा तारा जो अत्यधिक ज़्यादा चमकदार होता है। तो याद रखिएगा, उत्तर की दिशा में जो सबसे चमकदार तारा है उसे ध्रुव तारा बोला जाता है। लेकिन इसकी पहचान करने के लिए जो सप्तर्षि तारा समूह होता है, जिसे बोलते हैं सप्तऋषि तारा समूह, 7 तारों का एक जो समूह होता है, इसके द्वारा इसे पहचाना जाना अत्यधिक सरल होता है। आप बोलोगे भैया कैसे पता करेंगे? देखो सप्तऋषि तारा हमेशा ऐसे दिखते हैं, देखो ये आया, फिर याद रखिएगा ये और ये। जब आप इनको मिलाओगे तो हमेशा ऐसी एक संरचना बनेगी चमचे की तरह, ठीक है। चमचा या कटोरा आप जो भी बोलो, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं, ठीक है। अब याद रखना, इनमें से जो ये 2 तारे होते हैं, इनमें से ये और ये वाले, इनमें से एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, बाकी गामा थीटा लैम्डा वैम्डा सब होते हैं, मतलब नहीं इतना उनसे में, ठीक है। जो जो हमें पता होना चाहिए सिर्फ उतनी बात समझिएगा। अब भैया यहाँ ध्यान से सुनना, अल्फा और बीटा तारे उन तारों को बोलते हैं जो अत्यधिक चमकदार होते हैं, जो अत्यधिक चमकदार होते हैं, अत्यधिक चमकदार होते हैं। तो जो तारे ज़्यादा चमकेंगे उनको हम बोलेंगे भैया अल्फा और बीटा तारे। तो याद रखना, जब भी ये संरचना बनी हो और ये अल्फा बीटा की तारों को ऐसे सीधा जब तुम मिलाओगे ऐसे करके, तो भैया वो जो तारा हमने आपको बताया ध्रुव तारा, वो लगभग यहाँ कहीं होगा, मतलब इस कटोरे के जस्ट सामने वाली दिशा में यहाँ पे होता है, ठीक है।
बात याद रखोगे। आप बोलोगे भैया अगर पूछा जाए कि ध्रुव तारे को सप्तऋषि तारे के द्वारा कैसे पहचाना जा सकता है, आप बोलोगे कि सप्तऋषि तारों में तारामंडल समूह होता है, सप्तऋषि तारों में जो तारों का समूह होता है उसमें अल्फा और बीटा तारों की सीध में अत्यधिक चमकदार उत्तर की दिशा में जो तारा उत्पन्न स्थित होता है उसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल थी। बोलोगे हाँ भैया आराम से समझ में आ गई। और अगर किसी को एक्सप्लेन ना करना हो तो पहचान तो हम शाम को ही लेंगे। ठीक है ना। देखिएगा अब बात करें जरा अल्फा बीटा में अत्यधिक चमकदार तारों के नाम दिया गया, उनको ठीक बता दिया मैंने आपको। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? जो अधिक चमकदार होते हैं। बात मैंने बता दी ना आपको भी। ठीक है आगे आ जाओ। बात करते हैं लाल दानव चरण की। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे भाई। लाल दानव चरण, श्वेत वामन चरण, अभिनव तारा और एक आपका है न्यूट्रॉन तारा। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन इनसे बनेगा ही बनेगा। मैं अभी आपको दे रहा हूं मेरे भाई लिखे कि इससे क्वेश्चन 100% बनने वाला है। ठीक है बात करें इस पे, चलिए देखते हैं। देखो भाई आपसे बोला गया कि लाल दानव चरण, क्या बोला गया? लाल दानव चरण भैया क्या है? आप बोलोगे लाल दानव चरण का मतलब ये है कि मैंने मान लिया कि ये कोई तारा है। ठीक है समझिएगा जरा, ये कोई तारा है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक 3D क्लास भी करवा रखी है, लेकिन वो आई थिंक अब आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले करवाई थी। अब देखिएगा मैंने कहा ये कोई तारा था, इस तारे के अंदर भैया हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से संलयन होगा और ये चेंज हो के यहाँ पे किनारी पे क्रोड पे इसके हीलियम बन के चपकता रहेगा, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी लगातार। अब होगा क्या? जब इसके ऊपर हीलियम यहाँ पे ये जमता चला जा रहा है तो इससे इसका आकार बढ़ेगा और ये क्षेत्रफल क्या करेगा? बढ़ने लगेगा। क्षेत्रफल क्या होगा भैया? बोलो कि क्षेत्रफल इससे बढ़ने लगेगा। और जब क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी विकृत ऊर्जा कम हो जाएगी। इसकी विकृत ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भैया। विकिरण ऊर्जा इसकी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर इसके क्या जम चुका है? अब इसके ऊपर जम चुका है भैया हीलियम, संलयित होकर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? अगर हाइड्रोजन इसके अंदर डिफ्यूज हो चुका, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, संलयन होना, डिफ्यूजन होगा, फिर क्या बनेगा? हीलियम। हीलियम बन रहा है और हीलियम हो क्या रहा है? इसके किनारे पे क्या हो रहा है? इकट्ठा होता चला जा रहा है, क्रोड पे इसके इकट्ठा होता चला जा रहा, बचता वही बचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सारा संलयित हो जाएगा। हीलियम इसके क्रोड पे इकट्ठा हो जाएगा, बच जाएगा। अब क्या होगा? जब इसके क्षेत्रफल तो इसका बढ़ जाएगा, आयतन इसका बढ़े ना बढ़े पर क्षेत्रफल इसका बढ़ेगा, इसका आकार भी बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ याद रखना इसके अंदर मेरे भाई जो हम इसका विकिरण देख पा रहे थे, इसका जो प्रकाश आ रहा था वो विकृत ऊर्जा इसकी कम हो जाएगी। विकृत ऊर्जा अत्यधिक तेजी से घट जाएगी और जब ये अत्यधिक तेजी से घट जाएगी तो भैया ये हमें लाल लाल रंग का दिखाई पड़ने लगेगा। और फिर इस तारे को हम क्या नाम दे देंगे? लाल दानव चरण बोलेंगे। बात समझ में आई? तो देखना भैया तारे के जो आंतरिक भाग में संलयन प्रक्रिया होती है तो हाइड्रोजन चेंज होता है, हीलियम में बदलने लगता है। साथ ही साथ इसके क्रोड में केवल और केवल अब क्या बचेगा? हीलियम बचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो संलयित हो जाएगा। अब संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि भैया जब हाइड्रोजन ही खत्म हो गया तो संलयन करे किसका? हाइड्रोजन प्रक्रिया खत्म हो गई मेरे भाई, संलयन प्रक्रिया भी खत्म हो गई। अब हम आगे बात करेंगे तो इससे बाह्य आवरण पर क्या होगा? क्षेत्रफल में इसके हीलियम जो है वो क्रोड में जमता रहा, इससे इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो इसकी विकिरण ऊर्जा या विकृत ऊर्जा जो है वो तेजी से कम हो जाएगी, यानी घट जाएगी। अब जब ये तेजी से घट हो जाएगी तो इसका रंग हमें कैसा दिखने लगेगा? लाल रंग हो जाएगा और इसी सिचुएशन को या इसी स्थिति को हम लाल दानव चरण बोलेंगे। बात समझ में आई? अभी तक कंफ्यूज थे, आज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई। अब भैया श्वेत वामन चरण के बारे में बात करो या श्वेत वामन तारे के बारे में बात करो, ये क्या होता है? मैंने कहा ये उसी के आगे का एक प्रोसेस है, मतलब लाल वामन चरण के बाद वाला प्रोसेस है। अच्छा बोलोगे कैसे? हमने कहा देख लेना जरा। हमने कहा यहाँ पे भी एक तारा था, इस तारे का जो मास है यानी द्रव्यमान जो है वो बराबर हो जाएगा सूर्य के। तो जब किसी तारे का द्रव्यमान यानी m मास, ठीक है, जब किसी तारे का द्रव्यमान बराबर हो जाता है किसी सूर्य के द्रव्यमान के या सूर्य के द्रव्यमान के, तो इस समय इस तरीके के जो ये लाल वामन तारा बनके तैयार हुआ, लाल दानव तारा था, इसके अंदर हीलियम गैस का संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा भी बन रही होगी, क्योंकि भैया जो संलयन प्रक्रिया हो रही थी तो इसके अंदर एक ऊर्जा भी बनेगी। अब जब ये ऊर्जा बनेगी तो इससे होगा क्या कि उच्च नाभिक में ऊर्जा आपको क्या करेगी? इसको बदल देगी। इसको ये ऊर्जा क्या कर देगी? उच्च नाभिक में बदल देगी। यानी ये जो तारा था, इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के जब बराबर हो जाएगा तो इसके अंदर जो हीलियम
की प्रक्रिया चल रही थी संलयन वाली, तो उससे क्या ऊर्जा भी बन रही होगी, ऊर्जा इसके अंदर इकट्ठा थी। ठीक है, अब ये ऊर्जा जो है इसने इस वाले तारे को क्या बना दिया, पूरा का पूरा एक नाभिक बना दिया है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाला, एक अत्यधिक द्रव्यमान वाला क्या बना दिया है भैया, बोलोगे नाभिक में इसको बना के रखा है। अब इसके बाद भैया क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसके बाद ये हो जाएगा कि जब इसके अंदर उच्च ऊर्जा आ जाएगी तो हम इसे क्या बोलेंगे कि इसके अंदर अपार ऊर्जा का विमोचन होगा और इसकी वजह से एक प्रकाश उत्पन्न होगा, एक आवरण हमें दिखाई पड़ेगा। जैसे लाल रंग का पहले था, इस बार हमें दिखाई पड़ेगा श्वेत रंग का यानी सफेद रंग का। और पिछली बार भैया लाल रंग का था तो लाल दानव चरण था, अब सफेद रंग का दिख रहा है या श्वेत रंग का दिखेगा तो ये श्वेत वामन तारा या फिर श्वेत वामन चरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बोलो कि बिल्कुल समझ में आ गई भैया। उस वाले में हमें ये देखना है कि कोई तारा था, उसके अंदर साइड में हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा था, फिर हीलियम इसकी करोड पे इकट्ठा हो रहा था, करोड पे इकट्ठा होने की वजह से बताओ जरा इसके बाद क्या हुआ था, बोलोगे करोड पे इकट्ठा हुआ भैया तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बड़ा हुआ तो इसकी विकृत ऊर्जा बिल्कुल कम हो गई, और जब इसकी विकृत ऊर्जा कम हो गई तो ये हमें लाल लाल रंग का दिखाई पड़ने लगा और इसी को हमने लाल दानव चरण बोल दिया। मैंने कहा ठीक है ये तो तुम्हें आ गया। दूसरा वाला बताओ जरा हमने क्या बताया, आप बोलोगे भैया दूसरा वाला भी देख लो, वो भी हमें याद है। आपने बोला इसमें भी एक तारा है, इसका द्रव्यमान बराबर हो जा रहा है सूर्य के, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा तारा हो गया, सूर्य के बराबर द्रव्यमान इसका हो गया। अब आप बोलोगे जब ये सूर्य के बराबर हो गया तो ये लाल दानव चरण मान लीजिए, लाल दानव चरण है, ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा था, इसका मतलब इसके अंदर जो हीलियम का संलयन जब हो रहा था हाइड्रोजन से तो इसके अंदर ऊर्जा भी भर गई होगी, ऊर्जा बढ़ी होगी ना। अब यानी ये जो तारा बन गया भैया ये एक उच्च ऊर्जा वाला नाभिक बन चुका है, उच्च ऊर्जा वाला नाभिक बन चुका है। अब जब ये उच्च ऊर्जा का एक नाभिक बन गया है तो इसका मतलब है इसके अंदर ऊर्जा विमोचित है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से ये क्या करेगा, श्वेत दीप्त उत्पन्न करेगा, यानी इसकी वजह से ये श्वेत दीप्त आवरण में, श्वेत दीप्त आवरण में खुद को ढाल लेगा। और भैया वो लाल हुआ था तो लाल दानव चरण था, और ये श्वेत हुआ है तो श्वेत वामन चरण हो जाएगा। जल्दी से बोलो दोनों बातें एकदम समझ में आई कि नहीं आई, बोलो कि बढ़िया तरीके भैया एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाल दानव चरण भी और श्वेत वामन चरण भी। अब भैया अगर तुम्हारे मन में एक चीज और आएगी कि भैया अगर ये द्रव्यमान पहले तो कम था सूर्य से तब तो लाल दानव चरण बना, अब जब ये सूर्य के बराबर हो गया तो श्वेत वामन चरण बन गया। लेकिन भैया अगर बाई चांस किसी तारे का द्रव्यमान, अगर बोलोगे भैया बाई चांस किसी तारे का द्रव्यमान आज नहीं तो कल सूर्य से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, सुनना जरा मेरे भाई बात, इसको भी ध्यान से समझना। आप बोलोगे सिंपल सी बात है भाई कि अभिनव तारा या सुपरनोवा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलोगे भैया इसे बोलते हैं सुपरनोवा। आप बोलोगे ये भी हमें भैया पता है कि जब लाल तारे का द्रव्यमान जो है वो सूर्य से अधिक हो जाएगा, अभी तक तो सूर्य के बराबर हुआ था तब श्वेत वामन तारे बने थे, लेकिन अब तो सूर्य से ज्यादा बन गया, मतलब सूर्य से भी बड़ा तारा हो गया है ज्यादा द्रव्यमान वाला। अब क्या होगा, जब ये सूर्य से बड़ा हो गया तो ये सिकुड़ने लगेगा, क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा, और जब ये ज्यादा अपने आप को सिकोड़ लेगा तो इसका जो बाह्य का कवच है, बाहर वाला कवच वो फटेगा। भाई जब कोई चीज बनी है भी पूरी, तुमने उसको पूरा सिकोड़ दिया तो बाहर वाला कवच फट जाएगा, अब उसमें एक विस्फोट होगा, और वो विस्फोट जब होगा भैया तो तुम्हें पता जब कोई चीज फटेगी तो एक प्रकाश देगी, एकदम से दिन कर देगी भाई रात में भी, ये तो तुम्हें पता ही है। जैसे बम होता है जब फटता है तो रोशनी होती है खूब सारी, ऐसे जब ये भी फटेगा तो नष्ट होगा तो इससे बहुत सारी ऊष्मा जो है, ऊर्जा इसकी निकलेगी एक बार में, एकदम बहुत सारी ऊर्जा या ऊष्मा जो है वो हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। आप बोलो भैया दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बोलोगे बिल्कुल दिखेगी भैया, प्रकाश भी दिखेगा ऊर्जा भी दिखेगी। तो हमने कहा ऊर्जा और प्रकाश इसमें बहुत सारा नष्ट करेगी। इसमें यह भी बोला जाता है कि ये जब भैया सुपरनोवा वाला तारा फटेगा तो आप बोलोगे इसमें 1 सेकंड के अंदर जितना ऊर्जा का विमोचन होगा उतना लगभग जो सूर्य होता है ना भैया, वो भैया कम से कम 100 साल में कर पाता है खत्म। जितनी ऊर्जा का विमोचन सूर्य जो है वो 100 साल में करता है उतना ये 1 सेकंड में कर देता है। 1 सेकंड के लिए इतना ब्लास्ट खतरनाक होगा कि जितना सूर्य 100 साल में ऊर्जा दे पाएगा उतना ये 1 सेकंड में उड़ा देगा। मेरे भाई बात समझ में आ गई कि नहीं, एकदम जल्दी से बोलना। आप बोलोगे भैया समझ में आ गई, तो इंपॉर्टेंट में याद रखना कि इस एक विस्फोट से 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा विमोचित होती है उतनी ही लगभग 100 वर्ष में सूर्य करता है मेरे भाई, ठीक है। सूर्य उतनी 100 वर्ष में करता है 100 साल में। जल्दी से बोलना, किसी भाई को कोई समस्या किसी तरीके की तो बता दो। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर, ठीक है। रिवीजन टाइप ही है, रिवीजन टाइप का, ठीक है। सारे के सारे कीवर्ड टाइप और याद करवाने के साथ साथ में पूरा का पूरा एक तरीके से चैप्टर है। ऐसा मतलब सुनना रिवीजन है तो कुछ छूट जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं, लिया सब कुछ है इसमें मैंने। आगे देखना भैया, बात करते हैं न्यूट्रॉन तारे की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रॉन तारे की। तो जब अभिनव तारा जो भी विस्फोट हुआ था थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, अभी वो सूर्य के ज़्यादा हो गया था उसका द्रव्यमान तो वो फट गया।
अब क्या हुआ, इसका विस्फोट हुआ तो इसके केवल करोड़ करोड़ बची, क्योंकि अंदर का जो ऊर्जा विमोचित थी वो तो सारी की सारी प्रकाशित हो चुकी है, वो तो सारी की सारी विमोचित हो गई 1 सेकंड में, जो भी की हमने थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा। बोलोगे हाँ भाई, तो अब क्या होगा, जब इसके अंदर की ऊर्जा निकल चुकी है पूरी, तो इसका जो कवच है, जो बाहर का क्रोड है, ये भी भैया आप सिकुड़ने लगेगा, पूरा पूरा सिकुड़ जाएगा। और ये सिकुड़ के इसका जो घनत्व है वो अनियमित और असीमित रूप से बढ़ता रहता है, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा अपने आप में, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब इसके अंदर की ऊर्जा या ऊष्मा जो है वो विमोचित हो चुकी है, तो ये एक ठंडा होकर संघनित पिंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संघनित पिंड बन जाएगा। और इसी संघनित पिंड को हम लोग न्यूट्रॉन तारे के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया, पूरी बातें क्लियर हैं। पहले तारे का द्रव्यमान कम था, उसके अंदर हाइड्रोजन संलयित हो रहा था हीलियम में, क्रोड में इकट्ठा हो रहा था। क्रोड में इकट्ठा होने के बाद उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा, फिर क्षेत्रफल जब उसका बढ़ा था तो उसकी विकिरित ऊर्जा कम हो गई थी। जब भैया उसकी वितरित ऊर्जा कम हो गई थी तो हमें पता चल गया था कि वो एक लाल रंग का बना था, लाल वामन चरण। फिर ये लाल वामन चरण तारा जो था भैया, इसका द्रव्यमान जो था वो सूर्य के जब बराबर हो गया तो भैया इसके अंदर जो हीलियम संलयन हो रहा था उससे इसके अंदर एक ऊर्जा विमोचित हो रही थी। और भैया उस ऊर्जा विमोचित की वजह से क्या हुआ था, इसमें भी एक क्या होता है, श्वेत रंग का एक रंग ले लेता है, क्योंकि ये उच्च ऊष्मा का नाभिक बनेगा। उसके बाद भैया हमने तीसरे नंबर पे देखा कि इसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा जब सूर्य से, तो इसके अंदर जो विमोचित ऊर्जा है वो बाहर से फटेगी। इसका बाहर का जो विस्फोट होने से इसका जो कवच है ये पूरा क्या होगा, फट जाएगा भैया। और 1 सेकंड में अत्यधिक ऊर्जा विमोचित होगी, तब भैया हम इसे बोलेंगे सुपरनोवा। और यही सुपरनोवा भैया जब ऊर्जा विमोचित हो चुकी है तो फिर से सिकुड़ने लगेगा, और सिकुड़ने के बाद ये एक संघनित पिंड बन जाएगा। और इसी संघनित पिंड को हम लोग न्यूट्रॉन तारा कहेंगे। 1 से लेकर के लास्ट तक लाल दानो चरण, श्वेत वामन चरण या तारे, और भैया यहाँ पे अदिनो तारा, और ये हमारा न्यूट्रॉन तारा। सारी बातें समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलोगे बढ़िया तरीके से बात भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ये पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट में। आगे सुनना। अगर हम बात करें छाया क्या होती है, कोई बता देगा भैया? यहाँ से एक टॉर्च में मैंने ये टॉर्च लाइट से टॉर्च में ये रोशनी मारी, आप बोलोगे भैया यहाँ पे अगर मैं किसी को खड़ा कर दूंगा तो उसकी परछाई मेरे यहाँ पे दीवार पे पड़ेगी, ये ठीक है ना? तो आप बोलोगे जब किसी प्रकाश की, ये प्रकाश का मार्ग था और इस प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, तो दूसरी तरफ बनने वाला काला क्षेत्र जो है या प्रकाशहीन क्षेत्र जो है उसी को हम छाया बोलते हैं। तो क्या बोलोगे भैया? बड़ा सरल है ये तो, कि प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोध आ जाएगा तो उससे दूसरे ओर में प्रकाशहीन क्षेत्र जो बनेगा वह छाया कहलाएगा, वह छाया कहलाता है। प्रकाशहीन क्षेत्र या काले रंग का क्षेत्र, ये दोनों के दोनों बातें आप बोल सकते हैं भैया। लेकिन छाया तो ठीक था, प्रछाया और उपछाया क्या है? पेनेम्ब्रा और अनेम्ब्रा करके है ना शायद, यूनेम्ब्रा और ऐसे कुछ है, देख लेना। अम्ब्रा और पेनेम्ब्रा है शायद, अम्ब्रा और पेनेम्ब्रा, ठीक है, अम्ब्रा पेनेम्ब्रा, ये दोनों के बारे में भी आपको बातें थोड़ी थोड़ी देख लो, इंपॉर्टेंट है। आप बोलो भैया प्रछाया का मतलब क्या होता है? जब हमने ये छाया बनाई, मैंने कहा यहाँ पे कोई छाया ये बनी है, ये कोई डार्क छाया है, ठीक है। आप बोलोगे अगर ये किसी की छाया बनी है तो हमें पता है इसके बीच वाला पार्ट ज़्यादा काला होता है और यहाँ साइड साइड तो हल्का हल्का सा काला होता है। तो बोलोगे जो बीच का ज़्यादा काला वाला पार्ट होता है इसे हम प्रछाया कहते हैं, और जो किनारी वाला हल्का छाया मतलब हल्का हल्का सा छाया वाली पार्ट होता है इसको हम उपछाया कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? किसी छाया के मध्य का अत्यधिक काला भाग जो है वो प्रछाया, और साइड का जो हल्का कालापन होता है, हल्का हल्का काला भाग होता है, उसे उपछाया कहा जाता है, जो कम काला वाला भाग है। बात समझ में आई? बोलोगे बढ़िया समझ में आ गई। अब आ जाओ भैया बात करते हैं किसकी? बोलोगे भैया लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं, सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझना बस तुम्हें। क्या समझना है भैया? हमें पता है कि ये एक पृथ्वी थी, ये क्या है? थी नहीं, सॉरी, पृथ्वी है अभी, ठीक है। मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो गया यहाँ पे। आप बोलोगे भैया पृथ्वी का हमने पढ़ा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, सॉरी पृथ्वी ये है। जब ये पृथ्वी थी, ये वाली पूरी पृथ्वी है, हमें पता है कि इस पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगा रहा है? बोलोगे भैया इस पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है ये चंद्रमा। और ये पृथ्वी किसकी परिक्रमा लगा रही है? ये पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है सूर्य की। एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि जब ये वाला चंद्रमा ऐसे करके परिक्रमा लगा रहा होगा और वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ पे होगा, और एक सिचुएशन ये बनेगी कि जब ये चंद्रमा सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा होगा तो पृथ्वी के पीछे आ जाएगा चंद्रमा। दो तरीके की चीजें बन सकती हैं, हाँ या ना?
बोलो जल्दी से। दो तरीके की चीज़ें बन सकती हैं कि नहीं, दोनों बातें आपको समझ में आएंगी। पहली तो ये बन सकती है कि एक बार भैया जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ सकता है, और दूसरी बार जो पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ सकती है। ये दो ही बातें बन सकती हैं, क्योंकि यही दोनों जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मेन काम इसमें किसका है? चंद्रमा का। ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो बीच से यही होके जा रहा है, केवल बीच से होकर के केवल यही जा रहा है। बात समझ में आई? अब सुनना जरा। अगर मैंने कहा इस सूर्य का प्रकाश ही पड़ता है जब चंद्रमा दिखाई पड़ता है, और इस सूर्य के प्रकाश से ही हमें पृथ्वी भी दिखाई पड़ रही है ना, दोनों बातें सिंपल सी हैं कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तभी हमें कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी। परावर्तन का नियम है कि किसी वस्तु पे जब कोई चीज़ पड़ेगी उससे लाइट टकरा के हमारी आंखों पे पड़ेगी, तभी हमें वो चीज़ दिखाई पड़ेगी। हाँ या ना? बोलो बिल्कुल सही बात। मैंने कहा जब ये बात तुम समझ गए तो आगे का भी कॉन्सेप्ट समझ जाना भैया। इसका मतलब ये है कि जब भैया सूर्य का प्रकाश ऐसे करके गया, ऐसे गया, और तुमने बोला भैया सूर्य का प्रकाश पड़ा पृथ्वी पे, तो पृथ्वी की कहीं ना कहीं छाया बनेगी। पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही होगी? पृथ्वी की जो छाया है भैया वो चंद्रमा पे पड़ेगी। जरा बताना एक बात। अगर मैंने कहा ये है वो टॉर्च, टॉर्च के आगे ये पृथ्वी है हमारी गेंद, तो ये दीवार के ऊपर जो चंद्रमा काला दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर इसकी छाया बन रही होगी पृथ्वी की, तो ये काला वाला हिस्सा दरअसल पृथ्वी की छाया की वजह से काला हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल भैया बोलोगे एकदम सही बात है। तो मैंने कहा इसका मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से हो करके जब चंद्रमा पे पड़ता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो रटना नहीं है, समझना है। रटना बिल्कुल नहीं है, इस चीज को तुम्हें समझना है कि भैया जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे चंद्रमा का भाग जो है वो काला हो जाएगा, या उस पर छाया पड़ने की वजह से वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी भैया इसकी इस पर छाया पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि पूरी छाया ना पड़े, सिर्फ आधे भाग में छाया पड़े, इतने भाग में और इतना भाग में दिखाई पड़े। कभी कभी आपने देखा होगा हमें केवल किनारी किनारी दिखाई पड़ती है, केवल किनारी किनारी, पतला सा चंद्रमा। उस समय पता क्या होता है? चंद्रमा के ऊपर जो छाया पड़ रही होती है, बाकी के भाग में वो पृथ्वी की छाया पड़ रही होती है, तो उतना भाग में दिखाई नहीं पड़ता है। हमें जितना भाग दिखता, हमें लगता है चंद्रमा जितना ही निकला है, वो निकला पूरा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं पूरा, क्योंकि हमारी पृथ्वी से पीछे जो चंद्रमा जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आया, हमारी पृथ्वी ने पीछे से पूरा प्रकाश रोक लिया, हमने सिर्फ उसको कितना प्रकाश दिया है? सिर्फ साइड देखने भर का, तो हमें साइड ही दिखेगी। ठीक है, बात समझ में? क्लियर एकदम। चंद्र ग्रहण समझ गए। सूर्य ग्रहण भैया इससे भी सरल है और बड़ा ज़्यादा एकदम बेसिक चीज़ है ये। आप बोलोगे भैया सूर्य ग्रहण बड़ा सरल है, इसमें क्या? उल्टा बोल देना है। इसमें भैया जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा मेरे भाई रोक लेगा किसकी? इसको, इसके प्रकाश को चंद्रमा क्या करेगा? रोक लेगा, यानी पृथ्वी पर चंद्रमा की ही छाया पड़ेगी। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि उस समय क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। जल्दी से बताओ, बात समझ में आएगी? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर? बेहतरीन तरीके से एकदम मस्त समझ में आ गया? बोलोगे हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। आगे बढ़ें क्या? तो इस पेज में और होगा नीचे। हाँ, थोड़ा सा इसरो के बारे में है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, देख लेना। इसरो संस्था है, आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे भारतीय अंतरिक्ष के लिए बनाई गई है। अब भारतीय अंतरिक्ष की है तो याद रखिएगा इसको कि 1969 में मेरे भाई क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। भारत का प्रथम उपग्रह आपसे पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 19 अप्रैल सन 1975 को आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह, जो कि सोवियत संघ के साथ में आई थिंक होकर जो है कोलैबोरेशन बोला जाता है, जिसे उसके साथ भेजा गया था। इस बात को आप याद रखना। बस याद रखना, भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो कौन सा है? मिशन आर्यभट्ट है। कब भेजा जाता है? 19 अप्रैल सन 1975 में। यही पूछा जाएगा। आगे देखना, आपसे पूछा जाएगा मंगलयान जो है, मंगलयान के बारे में पूछते हैं कि मंगलयान जो है वो पृथ्वी से उड़ा और मंगल की कक्षा में कब पहुंचा? ये पूछा जाएगा। आप याद रखना भैया कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। ठीक है, मंगल की कक्षा में पहुंचा। पूछा जाता है कि मंगलयान का एक और नाम क्या है? इसे और किस नाम से जानते हैं? दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसे मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से जानते हैं।
मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से जानते हैं। ये भैया कहाँ से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष से मेरे भाई से लॉन्च किया गया था। और किस व्हीकल से लॉन्च किया था? प्रक्षेपण यान कौन सा था ये पूछा जाए तो याद रखिएगा PSLV-C-25 से लॉन्च किया गया था। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर है। आगे बात करते हैं जरा नासा के बारे में। पूछा जाए नासा क्या है, ये भी आपको पता है मेरे भाई। ये आपका कहाँ का है मेरे भाई? यूएसए की संस्था है। जैसे अपने यहाँ इसरो है ऐसे यूएसए में नासा है मेरे भाई। इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको याद रखना है कि ये 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसके 11 साल बाद, ऐसे याद रखो कि इसके 11 साल बाद इसरो की स्थापना होती है। 11 साल बाद तो होगी, यहाँ पे आप 11 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1969। ठीक है, चलो आगे देखो। इसका मुख्यालय पूछते हैं तो यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। चलो बात खत्म, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं भैया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं, तो ये भैया आगे आपसे और भी पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा देख लेना। आपसे पूछा जा सकता है अंतरिक्ष जाने वाले पहले पुरुष कौन है, तो नाम याद रखना यूरी गागरिन है। पूछा जाए पहली महिला कौन है, तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा है। पूछा जाए पहली भारतीय मूल की महिला कौन है, कल्पना चावला है। और पहले भारतीय जो हैं जिनको बोलते हैं पहले, पता मैंने जल्दी भैया राकेश यादव लिख दिया था क्योंकि वो मैथ पढ़ाते हैं भाई एसएससी की और मेरे फेवरेट टीचर हैं यार, तो मैंने लिख दिया राकेश यादव। मैंने कहा ये क्या लिख दिया मैंने राकेश शर्मा किया बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखेगा। तो फिर मैंने भैया क्या लिखा, मैंने लिखा राकेश शर्मा जो हैं वो हमारे अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय जो है मेरे भाई क्या होते हैं, व्यक्ति हैं, पुरुष हैं। ठीक है, आगे अब देखना जरा थोड़ी सी बातें और जो आपसे एमसीक्यू में पूछी गई वो भी देख लो। 1 नंबर आपसे पूछा गया है प्रकाश, दूसरे नंबर पे प्रकाश और तीसरे नंबर पे प्रकाश लिखा है। और इस साइड एक साइड लिखा होगा कि प्रकाश आ रहा है पूरा पूरा, दूसरे साइड प्रकाश जो है वो पूरा इधर नहीं आ रहा है, अल्प रूप से आ रहा है, और तीसरे में प्रकाश इधर आ ही नहीं रहा होगा। तो देखना, जब एक ऐसा पदार्थ या माध्यम, याद रखना, एक ऐसा पदार्थ या ऐसा माध्यम मीडियम जिससे प्रकाश गुजरने के बाद पूर्ण रूप से दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है तो इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक माध्यम या परावर्तक पृष्ठ। दूसरा याद रखना पारदर्शक पृष्ठ, सॉरी परावर्तक तो ऐसा होता है कि इस पर लगने के बाद प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाए, इसे परावर्तक बोलते हैं। ठीक है, इसे पारदर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शक बोलते हैं भैया। अगर प्रकाश किसी माध्यम के दूसरी तरफ अल्प रूप से दिखाई पड़े, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुक जाए लेकिन हल्का हल्का सा थोड़ा सा जो है दिखाई पड़े, उसे हम बोलते हैं अल्प पारदर्शक, यानी कम पार करने वाला। ठीक है, और तीसरा मेरे भाई हो जाएगा प्रकाश जिसका क्या होता है कि प्रकाश दूसरी तरफ बिल्कुल ही ना दिखाई पड़े, मतलब पूर्ण रूप से बिल्कुल गायब हो, मतलब इधर से जैसे मैंने किया और दीवार के इधर टच मारी, दूसरी तरफ दीवार के आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब दीवार की दूसरी तरफ हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा तो वो हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक जिसमें कुछ नहीं निकलेगा, प्रकाश जब थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो अल्प पारदर्शक, और जब प्रकाश पूरी तरीके से इधर उधर ट्रांसपेरेंट हो जाए तो वो पारदर्शक। जैसे कांच का शीशा जो है वो पारदर्शक है क्योंकि पूरा का पूरा प्रकाश इधर से इधर आ जाता है। ठीक है, बाकी आपको पता है यहाँ दीवार लगा दो तो नहीं आएगा, कपड़ा अपड़ा हल्का लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश इधर आता रहेगा। तो अल्प पारदर्शक, पारदर्शक और अपारदर्शक, आपको इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप और चाहते हो कि इसी तरीके की पूरी साइंस में आपको कीवर्ड पे करा दूं तो मैं टारगेट रखूंगा मेरे भाई। इस बार ऐसा नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट इतना कम मिल रहा है। मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ दूसरे टीचर्स हैं भाई वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं आप खुद ही देखोगे। जब आप कंपेयरिंग कराओगे आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर 1 घंटे में यहाँ भी पढ़ाया गया वहाँ भी पढ़ाया है, किसका आपको याद हो गया है, किसने आपको समझा दिया है। देखो मैं अपनी तरफ से अगर पूरा एफर्ट देता हूँ और आपकी तरफ से अगर बैक एफर्ट्स नहीं मिलेंगे और हेल्प नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर उसके बिना आपको पता है कि चैनल ग्रो आउट करना बड़ा ही टफ है। ठीक है, मैं एक इंसान से पर्सनली जाके बोलूँ कि भाई बीटीसी कर रहे हो क्या, हाँ भैया मेरी क्लास देख लेना, नहीं बोलूँगा यार मैं। वो आपको अच्छा लगेगा आप शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ में, आपका फ्रेंड आपकी बात मान के एक बार क्लास देखेगा, उसे समझ में आएगा वो करे, अदरवाइज नहीं आती ना करे। ठीक है, पर आपको एक बार एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है कर देना एक बार भाई, सपोर्ट है आपका भाई का चैनल है। चलो तो बात याद रखिएगा भैया, कीवर्ड मैं आपको मेथड से पूरी की पूरी साइंस तभी करवा पाऊंगा जब कम से कम भैया इसमें मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है मेरे भाई, 3 के व्यूज़ कम से कम। इससे कम पे तो भैया कोई भी चांस नहीं कि मैं इतनी मेहनत करने वाला हूँ भैया। बहुत टाइम लगता है इनको नोट्स को लिखने में और इस तरीके से आपको डिलीवर करने में। गले की क्या हाल होती है हमें पता है,
गले में भैया बहुत इसके बाद गरारा करना पड़ेगा। चलो तो हंसी मजाक थी, फिर मिलते हैं अगले किसी क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हो तो याद रखिएगा मैथ के लिए तांडव सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने 2 क्लासें ऑलरेडी करा ली हैं। 10 क्लासों के बाद में मैथ का डर, लड़के लड़कियां जो भी आप में से जिनको मैथ कमजोर है भैया, 10 क्लासें आपको देखनी है। कोई भी क्लास 30 मिनट से ऊपर नहीं होगी, 25 मिनट 30 मिनट की ही क्लास है केवल। एक क्लास देखने से एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। आप उससे रिलेटेड 10-10 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, पिछले साल के भी करवा दिए हैं, आने वाले भी करवा दिए हैं, जो आ सकते हैं मॉडल के हिसाब से। तो चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।